हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट हैं, 8 कुछ कंसेप्ट हैं हमारे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा ऑब्जेक्ट्स, फिर क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। ये 8 कंसेप्ट हैं हमारे, जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है और कैसे टास्क परफॉर्म होता है इनसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में डेटा और फंक्शंस को हम एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं और उस यूनिट को हम बोलते हैं यहाँ पर क्लास। क्लासेस जो होती है ये हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि हमने सी में स्ट्रक्चर पढ़े हैं, स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारी क्लास है ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और इसका डिक्लेरेशन भी बहुत हद तक मतलब सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के। अभी हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है और एक क्लास का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। फिर इसके बाद ये जो बुक है ये स्ट्रक्चर का हमारा नाम है और इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इंटीजर टाइप के हैं और एक फ्लोट टाइप का है। इसके बाद ये जो बुक B1 और B2, तो जो B1 और B2 है ये हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं जिनका डेटा टाइप क्या है, बुक। तो ये हमारे वेरिएबल्स बन गए स्ट्रक्चर के। अब जो हमारी क्लास है जो कि हमारी मेनली यूज़ होगी C++ में, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये बहुत सिमिलर है इसका डिक्लेरेशन और स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंदर हमारा जो डेटा होगा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्लास ये कीवर्ड है, स्टूडेंट हमारा क्लास का नाम है और इसके अंदर 2 डेटा मेंबर हैं। एक तो मैंने नेम नाम से बनाया है और दूसरा एज है। तो ये हो गए हमारे डेटा मेंबर। और ये जो हमारा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, ये हो गया फंक्शन जो कि इस डेटा पे काम करेगा। इसके बाद ये जो स्टूडेंट ST1 और ST2 है ये है हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे क्लास के वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था बुक B1 और B2, तो ये हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल थे। हमने जब क्लास का यूज़ करके बनाया स्टूडेंट, ये हमारी क्लास का नाम है, स्टूडेंट ST1 और ST2, तो ये हमारे क्लास के वेरिएबल है। और जो क्लास के वेरिएबल होते हैं ये हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे ST1 और ST2 ये दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट क्लास। तो ये हमारे ST1 ऑब्जेक्ट बन गया और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया ST2। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर सेम डेटा मेंबर्स और फंक्शन होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ST1 में भी डेटा में है नेम और एज और फंक्शंस है डिस्प्ले। ऐसे ही हमारा ST2 के अंदर डेटा में नेम और एज है और फंक्शंस है डिस्प्ले। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। जो क्लास के वेरिएबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। और क्लास हमारा क्या होता है, डेटा और फंक्शंस को हम जिस यूनिट में हम बाइंड करते हैं वो हमारा कहलाता है क्लास। और क्लास हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट्स अभी हमने देखा कि क्लास के वेरिएबल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। अभी जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम कि क्लास फ्रूट, ये फ्रूट नाम से मैंने क्लास बनाई है और फ्रूट का यूज़ करते हुए मैंने मैंगो बनाया। तो ये मैंगो जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट है हमारा। और कौन सी क्लास का है ये, फ्रूट क्लास का। इसका डेटा टाइप जो है वो फ्रूट है। जैसे कि हम
सी लैंग्वेज में हम इंटीजर क्लास का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इंटीजर ए। तो हमारा एक वेरिएबल बन जाता है ए इंटीजर टाइप का। तो अगर मुझे क्लास का वेरिएबल बनाना है तो मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा पहले। तो मैंने लिखा फ्रूट और फिर मेरे को वेरिएबल का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया मैंगो। तो मैंगो बन गया मेरा ऑब्जेक्ट और उसका डेटा टाइप क्या है, हमारी क्लास का नाम मतलब फ्रूट। तो देन मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट। ऑब्जेक्ट आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज़। तो जब हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो ये रन टाइम पर इनको मेमोरी अलॉट होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है हमारा स्टूडेंट है, इस क्लास का नाम हमारा, और इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो है नेम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स। और इस पे जो फंक्शंस हैं जो इस डेटा पे काम करेंगे वो है हमारे टोटल, एवरेज और डिस्प्ले। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट क्लास का जिसके अंदर हमारा डेटा है और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस हैं। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन को हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। एनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इन ए सिंगल यूनिट इज़ नोन एज एनकैप्सुलेशन। मतलब डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस को जब हम एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। और जिस यूनिट में हम बाइंड करते हैं वो कहलाती है हमारी क्लास। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक जार दिख रहा है, जार के अंदर ये शुगर है और एक स्पून है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा डेटा क्या हो गया, शुगर। ये शुगर जो है हमारा डेटा हो गया और इस डेटा पे काम कौन करेगा, स्पून। तो हमारा जो चम्मच है ये इस डेटा पे काम करेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है शुगर को हम देख रहे हैं एज ए डेटा और जो हमारा चम्मच है इसको हम देख रहे हैं एज ए फंक्शन। और जो इनको किस यूनिट में हमने बाइंड कर रखा है, ये जो जार है, ये जार क्या है, हमारा क्लास हो गया। तो ये जार जो है ये हमारा एज ए क्लास वर्क कर रहा है। और ये क्लास जो है ये क्या करती है, ये हमारा जो डेटा है इसको आउटसाइड फंक्शन से या अटैकर्स से सिक्योर रखती है हमारे डेटा को। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिख रहा है ये चींटी है, तो ये क्या है हमारा अटैकर। तो ये अटैकर हमारे डेटा पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किस में बंद है, हमारे जार के अंदर। जार मीन्स क्लास। तो जब हम इस डेटा और फंक्शंस को एक यूनिट में बाइंड कर रहे हैं यानी क्लास में हम बाइंड कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो रहा है अटैकर्स से। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। मतलब रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज़ नोन एज एनकैप्सुलेशन। डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में रखना ही कहलाता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका डेटा है इसको हाइड कर दिया किस प्रोसेस ने, एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस ने। तो एनकैप्सुलेशन आपको प्रोवाइड कराता है डेटा हाइडिंग, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। इसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। तो जो हमारे ज़रूरी सूचना होती है, ज़रूरी मतलब फीचर्स होते हैं, वही हमें ये शो करता है, बैकग्राउंड डिटेल्स हमें नहीं बताता है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। और चूँकि हमारी क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करती है, इसलिए हमारी जो क्लासेस होती है ये होती हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इनहेरिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास।
मतलब ये है इसका कि इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ले लेता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। 5 टाइप के इनहेरिटेंस यूज़ होते हैं यहाँ पर C++ में। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस होता क्या है ये समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक क्लास है, ये मेरी बर्ड्स क्लास है जिसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, मतलब ले एग्स और फीदर्स। जो बर्ड्स हैं मेरे उनमें ये फीचर्स हैं। फीदर्स पंख हो गए उनके, और अंडे देने वाले पक्षी हो गए। अब इससे एक क्लास निकल रही है। इससे एक क्लास लेफ़्ट में निकली फ्लाइंग बर्ड्स और दूसरी क्लास निकली नॉन फ्लाइंग बर्ड्स। तो जो मेरी ये ग्रीन कलर की आपको क्लास दिख रही है बर्ड्स नाम से, ये कहलाती है मेरी पेरेंट क्लास। और इससे जो डेराइव हो रही है ये मेरी कहलाती है डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। तो इससे मेरी जो चाइल्ड क्लास बन रही है, जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में, तो ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर इसके पेरेंट के सारे फीचर आ जाते हैं। जब हम इसको इनहेरिट करते हैं तो ये जो नई जनरेट होती है क्लास, जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रही है, ये जब जनरेट होती है अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट के सारे फीचर हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। तो यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। जैसे कि अब यहाँ पर इससे और नई क्लास जनरेट हो रही है, जैसे इससे 2 नई क्लासेस जनरेट हो रही है, तो ऑरेंज वाली जो क्लास है इसके अंदर मेरे स्काई ब्लू कलर में जो क्लास है इसके भी फीचर्स होंगे, और जो ग्रीन कलर में जो क्लास है इसके भी फीचर्स होंगे। इसी तरह से नॉन फ्लाइंग बर्ड्स में भी 2 क्लासेस निकल रही है, और यहाँ पर भी जैसे पेंगुइन्स हैं और कीवीज़ हैं। तो इस वाली क्लास में हमारे नॉन फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं इनके फीचर्स होंगे, और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स और बर्ड्स वाली क्लास के भी फीचर्स हमारे होंगे। तो जो ये बर्ड्स है ये हो गई ग्रैंड पेरेंट, फिर इसके बाद हो गया पेरेंट, और फिर ये सबसे नीचे हो गया हमारा चाइल्ड। तो जिस तरह से ह्यूमंस में होता है कि मतलब ग्रैंड पेरेंट के फीचर्स हमारे फादर में आते हैं, फादर मदर में आते हैं, या फादर के फीचर्स सन में आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। तो ये कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। इसके बाद है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन अगर हम देखें तो एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा रूप लेने की क्षमता, वो कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें इसका, तो जैसे कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको। एक हो रहा है 8 + 9 और आपको रिजल्ट मिल रहा है 17, और दूसरा हो रहा है हेलो प्लस वर्ल्ड और आपको एक मिक्स्ड स्ट्रिंग दिख रही है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऑपरेटर अगर देखा जाए मेरा, तो ऑपरेटर दोनों में सेम है। प्लस जो मेरा प्लस है ये दोनों में सेम है। तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटर 2 अलग अलग काम कर रहा है, तो यही हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता या एक से ज़्यादा रूप लेने की क्षमता। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर तो ये हमारा कर रहा है एडिशन, और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसके अंदर ये क्या कर रहा है, 2 स्ट्रिंग इसके अंदर है उनको ये मर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों जगह ये अलग अलग काम कर रहा है, तो यही कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और बेसिक जो इसके एग्जांपल हैं मतलब हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के, वो हैं हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, जब जैसा कि आप देख रहे हो कि ऊपर के 2 स्टेटमेंट में प्लस मेरा ऑपरेटर है, वो एक ऑपरेटर है प्लस, और वो 2 अलग अलग काम कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब जब एक ऑपरेटर आपका एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो वो कहलाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी तरह से जब हमारा एक फंक्शन है
वो अलग अलग काम कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग रेफर्स टू द लिंकिंग ऑफ प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द कॉल। अब इसका क्या मतलब है, और इसके बाद हम देखेंगे डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सी में कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा जो येलो में है यह एक फंक्शन है वॉइड इवन ऑड। तो ये जो मेरा फंक्शन है, जब ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन फंक्शन में जो ग्रीन लाइन है, ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, इवन ऑड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। तो इस कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, तो आपको दिख रहा है ये राइट साइड में जो ब्लॉक है वॉइड इवन ऑड, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये इवन ऑड से बाइंड हो जाएगा, ये कोड जो है राइट साइड में ये इससे बाइंड हो जाएगा इस फंक्शन कॉल से। तो ये कहलाती है हमारी बाइंडिंग। और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, बाइंडिंग मीन्स दैट द कोड associated with a given procedure call is not known until the time of the call at run time। तो हमें रन टाइम तक भी पता नहीं होता है कि मतलब कौन सा कोड इसके रेस्पेक्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है। ये हम देखेंगे अभी आगे की स्लाइड में कि कैसे होता है। तो जैसे कि हम बात करें बाइंडिंग क्या होती है, तो जैसे कि मेरा ये इवन ऑड ये कॉल फंक्शन कॉल है हमारा, और ये फंक्शन कॉल कंपाइल करेंगे जब हम कोड को, हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको जब हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, जो हमारा ये फंक्शन कॉल है ये बाइंड हो जाता है जो इस कॉल के रेस्पेक्ट में कोड एग्जीक्यूट होने वाला उससे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगी तो ये राइट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये बाइंडिंग हो गई कब, कंपाइल टाइम पे, जब हमने कोड को कंपाइल किया तब ये काम हो चुका है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा बाइंडिंग। अब ये इवन ऑड वाला फंक्शन कॉल है और हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा जो ये कॉल है ये किससे मर्ज मतलब किससे एसोसिएट होने वाला है, किससे लिंक होने वाला है। तो ये हमें पता चलता है रन टाइम पर ही। तो ये हमारी कहलाती है डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग, और जो इससे ऊपर वाली है ये हमारी कहलाती है अर्ली बाइंडिंग। तो ये था हमारा डायनेमिक बाइंडिंग का कंसेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासेस क्रिएट करेंगे हम जो ऑब्जेक्ट और उसके बिहेवियर को शो करेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास की डेफिनेशन से, और वो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब हम देखेंगे आगे जब हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जैसा कि हमने देखा, थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड एंड एक्सटेंड द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। तो जैसे कि हमने देखा था इनहेरिटेंस था हमारा पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे चाइल्ड में आ गई। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम एक एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम हमारे नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो हमें दोबारा कोड लिखने की मेहनत थी वो बच गई हमारी, और हमारा कोड जो है वो रिडंडेंट नहीं हुआ। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग क्लास थी उसको हमने सिंपल इनहेरिट किया हमारी नई क्लास में, और हमारी नई क्लास में हमने एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर दिए। तो जो इनहेरिटेंस है ये हमें प्रोवाइड कराता आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, मतलब एक एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हमने दोबारा रीयूज़ कर लिया। तो इससे ये बेनिफिट है हमारा इनहेरिटेंस से। और प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर टू बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने देखा था, एनकैप्सुलेशन हमें प्रोवाइड करा रहा था डेटा हाइडिंग, जिससे हमारा डेटा जो है वो सिक्योर हो रहा था आउटसाइडर फंक्शंस से और अटैकर्स से।
तो जो डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है ये हमें प्रोवाइड करता है, एक सिक्योर प्रोग्राम बना सकते हैं हम इसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो हमने देखा कि एक क्लास जो होती है हमारी, इससे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कितने भी मतलब अनगिनत हम मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक क्लास को अगर हम डिफाइन करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ईजी टू पार्टीशन द वर्क इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे लिए इजी होता है कि हम जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम ऑब्जेक्ट के पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी ईजिली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। ये ईजिली अपग्रेडेबल हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी ईजिली मैनेज्ड। तो इससे जो बनने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम मैनेज कर सकते हैं ईजिली। द डेटा सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच एनेबल अस टू कैप्चर मोर डिटेल ऑफ ए मॉडल टू इन इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। तो हमारी जो डेटा सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच है वो हमें एनेबल करती है, जो हमें मॉडल तैयार करना है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। जैसे हमने देखा ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।